फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो गवर्नमेंट सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, इसमें मींस हमारे पास जो पार्लियामेंट है, नेशनल असम्बली, सेनेट, उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। वो मतलब अब देखें ना, गवर्नमेंट में तीन हिस्से होते हैं। एक लेजिस्लेटिव पार्ट होता है, एक एग्जेक्टिव होता है, एक होता है जुडिशल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव पार्ट को, जिसको मजलिस शूरा कहते हैं। पार्लियामेंट नेम है और उर्दू में हम कहते हैं मजलिस शूरा। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट है, एक नेशनल असम्बली और एक सेनेट है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ये लेजिस्लेटिव जो बॉडी होती है गवर्नमेंट की पाकिस्तान के अंदर, वो कैसे बनती है, उनके पास पावर्स कौन सी होती है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, उनकी कंपोजिशन क्या होती है, और सारा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, लेजिस्लेटिव बॉडी की बात करें तो इसको मैंने बताया कि ये मजलिस शूरा इसको कहते हैं उर्दू में, पार्लियामेंट को। इसके दो आपके पास हाउस है हमारे पास, एक नेशनल असम्बली है, दूसरा सेनेट है। नेशनल असम्बली को हम कहते हैं लोअर हाउस और सेनेट को हम कहते हैं अपर हाउस। नेशनल असम्बली में जो टोटल मेंबर्स हैं वो 342 342 मेंबर्स हैं, जबकि सेनेट के जो मेंबर्स हैं 104 हैं। ठीक है, नेशनल असम्बली के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जबकि सेनेट के जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असम्बलीज़। जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ के जो मेंबर होते हैं, मीन्स पाकिस्तान की 4 प्रोविंसीज़ हैं तो 4 प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं, 4 सूबाई असम्बली हैं, तो वो उनको इलेक्ट करती हैं। ठीक है, अब आते हैं नेशनल असम्बली को, डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, जो नेशनल असम्बली है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की जो है ना कंट्री की एक सॉवरन लेजिस्लेटिव बॉडी है। ठीक है, और इसको लोअर हाउस कहते हैं फेडरल पार्लियामेंट की। इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 5 साल। 5 साल तक फ्रेंड्स ये इसकी ड्यूरेशन होती है नेशनल असम्बली की। इससे पहले भी इसको डिज़ोल्व किया जा सकता है, ये तहलील हो सकती है। और आर्टिकल अंडर 58 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अकॉर्डिंग इसकी 5 ईयर्स ड्यूरेशन है। अब फ्रेंड्स, इसकी देखते हैं कंपोजिशन कि जो नेशनल असम्बली है वो बनती कैसी है। ठीक है ना, कंपोजिशन क्या है इसकी। तो कंपोजिशन में ये है कि जो नेशनल असम्बली है दोस्तों, ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी है और इसमें 342 मेंबर्स है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, जिसमें से 272 मेंबर्स दोस्तों जो होते हैं, 272 मेंबर्स वो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और 70 जो मेंबर्स हैं, जो 70 सीट्स हैं, वो होती हैं रिजर्व सीट्स वुमेन के लिए और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए। मींस वो इलेक्शन नहीं लड़ते, वो बगैर इलेक्शन के थ्रू आते हैं, वो इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते, वो होते हैं रिजर्व। उनके लिए सीट्स होती हैं, वो रिजर्व मेंबर्स होते हैं। तो ये इनकी कंपोजिशन है। 342 टोटल इनके मेंबर होते हैं। ठीक है, 342 सीट्स होती हैं, जिसमें से 272 272 जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड आते हैं, इलेक्शन के थ्रू आते हैं मेंबर, और 70 रिजर्व होते हैं। और फ्रेंड्स, जो नेशनल असम्बली के जो मेंबर होते हैं उनको हम MNA कहते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। ठीक है, और जो सीट्स होती हैं जो उस नेशनल असम्बली में दी जाती हैं, 4 सूबे हैं ना पूरे पाकिस्तान में, तो वो डिफरेंट जिस प्रोविंस की जितनी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी इतनी सीट्स होंगी। अगर एक पंजाब है, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसकी नेशनल असम्बली में सीट्स भी ज़्यादा होंगी। ठीक है ना, तो पॉपुलेशन वाइज जो है ना फ्रेंड्स, उनकी सीट्स हैं, मेंबर्स हैं। जैसे बलूचिस्तान है, अब उसकी पॉपुलेशन कम है, तो इस हिसाब से नेशनल असम्बली के उस प्रोविंस के जो मेंबर्स होंगे वो भी क्या होंगे, कम होंगे। तो इस तरह दोस्तों जो सीट्स अलॉटेड होती हैं ना हर प्रोविंस की, वो डिपेंड करती है उनकी पॉपुलेशन की। जिस प्रोविंस की जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, उनकी सीट्स भी उतनी ज़्यादा होंगी नेशनल असम्बली में, उनके मेंबर भी ज़्यादा होंगे। और जितनी उनकी पॉपुलेशन कम होगी जिस प्रोविंस की, उसके उतने ही कम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर फ्रेंड्स हम देखें तो ये इसकी कंपोजिशन है। फेडरल कैपिटल के 2 जनरल सीट्स हैं, वुमेन वहाँ पे कोई नहीं है। पंजाब की 148 जनरल सीट्स हैं जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होकर आती हैं, और 35 रिजर्व है वुमेन के लिए। ठीक है, और सिंध में है 61 जनरल सीट्स और 14 है वुमेन के लिए। NWFP, ठीक है, जिसको आप KPK अब कहते हैं, उनके लिए 35 सीट्स जनरल सीट्स हैं और 8 जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। ठीक है, बाकी नॉन मुस्लिम्स के लिए 10 है, वो भी रिजर्व्ड हैं। बाकी बलूचिस्तान की जनरल सीट्स 14 है और उनकी जो रिज़र्व सीट्स है वुमेन के लिए वो 3 हैं। और फाटा की दोस्तों जो जनरल सीट्स हैं वो 12 हैं, जिनके अमेंडमेंट के बाद KP के अंदर मर्ज हो गए, लेकिन उससे पहले ये इतना था। ठीक है, तो वो 12 जनरल सीट्स हैं और इसकी वुमेन के लिए कोई नहीं है। ठीक है, और बाकी ये है हमारे पास टोटल इस तरह करें तो आपके पास टोटल जनरल सीट्स आएंगी 272, और जो रिज़र्व सीट्स हैं वो वुमेन की वो हैं 60, और जो नॉन मुस्लिम की हैं वो हैं 10।
ठीक है। और ये जो टोटल सीट्स आपके पास बनेंगे वो बनेंगे 342। तो इस तरह दोस्तों ये इनकी कैलकुलेशन है, आप इजीली देख सकते हैं किस तरह ये कैलकुलेट हुई हैं, ठीक है। तो ये इनकी इस तरह सीट बनती हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आते हैं हमारे पास है क्वालिफ़िकेशंस टू बी अ मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। अब क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, एक पर्सन ने नेशनल असम्बली का मेंबर बनना है तो कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट देखें तो फ्रेंड्स जो पर्सन जिस प्रोविंस से इलेक्शन लड़ रहा है तो वो उसको उस प्रोविंस का सिटीज़न होना चाहिए। अगर कोई सिटीज़न मतलब मींस अगर कोई सिंध से इलेक्शन लड़ रहा है और वो एमएनए बनना चाहता है, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली बनना चाहता है, तो उसको सिंध का सिटीज़न होना पड़ेगा। ये नहीं कि पंजाब का सिटीज़न जो है वो सिंध में जाके इलेक्शन लड़े, ऐसा नहीं है। वो सिंध का मेंबर ही सिंध के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी क्वालिफिकेशन है कि इसको एटलीस्ट 25 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए और वो इनरोल्ड हो एज अ वोटर, ठीक है, इलेक्टोरल रोल में, मतलब वो वोट कास्ट कर सके। और उसका करैक्टर गुड होना चाहिए और उसको मीन उसने कोई भी इस्लामिक जो इंजंक्शन है वो वायलेट नहीं की हो जाना चाहिए। मीन वो इस्लामिक जो रूल्स हैं, जो कंडीशंस हैं, वो उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। मीन उसकी कोई वायलेशन नहीं करनी चाहिए, इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अगेंस्ट उसका कोई एक्ट ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास, उसके पास जो है एडुकेट नॉलेज हो इस्लामिक टीचिंग्स का। मीन उसको इस्लामिक टीचिंग, इस्लाम के बारे में नो हाउ हो, उसका नॉलेज हो, उसके बारे में पता हो, ठीक है। और वो प्रैक्टिस भी करता हो, ठीक है। ऑब्लिगेटरी जो ड्यूटीज़ हैं जो कि इस्लाम ने प्रिस्क्राइब्ड की हैं, जो डिफ़ाइन की हैं, वो उनको प्रैक्टिस करता हो। और जो मेजर सिंस हैं, जो गुनाह हैं, उनसे एब्सटेन करता हो, जो इस्लाम ने जैसे शराब पीना मना है, इसी तरह बाकी जो सिंस हैं, जो गुनाह हैं, जो रॉन्ग डूइंग्स हैं, जो इस्लाम ने जिनसे एब्सटेन करने का है, वो उससे रुका रहे। तो ये उनको उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा वो ऑनेस्ट हो, राइटियस हो, सही हो, ईमानदार हो, ठीक है। कोई उसने अभी कोई क्राइम कन्विक्ट ना किया हो, कोई जुर्म ना किया हो जिसमें मोरल ट्रपिट्यूड हो और फॉल्स एविडेंस उसके ख़िलाफ़ ना मिला हो, ठीक है। ये उसकी क्वालिफ़िकेशन है। उसके अलावा कोई उसने कोई काम कंट्री की इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ ना किया हो, ठीक है। ये ऐसा कोई काम ना किया हो जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हो, जो उसकी अपोज्ड हो, ठीक है। तो वो मतलब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बाद उसने कोई ऐसा उसका कोई एक्ट ना हो जो कि पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाता हो या उसकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हो। नेक्स्ट है दोस्तों जो नेशनल असम्बली का जो हेड होता है, जो चीफ होता है, उसे कहते हैं स्पीकर, ठीक है। वो भी नेशनल असम्बली का मेंबर होता है। स्पीकर दोस्तों जो होता है उसके नीचे जो ओहदा होता है, जो उसके सब ऑर्डिनेट होता है, उसे कहते हैं डिप्टी स्पीकर, जो कि स्पीकर को असिस्ट करता है, उसकी हेल्प करता है। ये भी मेंबर होता है नेशनल असम्बली का, ठीक है। और जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो जनरल इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की होती है कि हमने स्पीकर को किसको रखना है और डिप्टी स्पीकर कौन बनेगा। तो उसको क्या किया जाता है, उसको सिलेक्ट किया जाता है। और अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो स्पीकर जो होगा नेशनल असम्बली का वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ठीक है ना। अगर कोई बाय एनी कंडीशन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उसकी डेथ हो गई या वो बाहर है या किसी भी कंडीशन में तो वो एब्सेंस है, तो इस तरह करके जो नेशनल असम्बली का जो स्पीकर होता है ना वो रोल प्ले करता है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल असम्बली सेशंस। तो इसमें फ्रेंड्स हमारे पास ये है कि एट लीस्ट 130 डेज़, कम से कम 130 दिन में दोस्तों ये होना कि एट लीस्ट जो है ना उसका सेशन होना चाहिए, मतलब नेशनल असम्बली मीट करनी चाहिए। उसके जो मेंबर्स हैं वो एटलीस्ट 130 दिनों में एक दफ़ा वो उनका जो हो वो सेशन हो, मीन वो मिलें आपस में, ठीक है। 130 दिन के एटलीस्ट होना चाहिए, मीन इससे ज़्यादा नहीं, इससे जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये है कि एक साल में एटलीस्ट 3 सेशन होने चाहिए नेशनल असम्बली के ना, नेशनल असम्बली जिसमें वो सेशन हो, सारे के सारे मेंबर्स आएँ और वो डिस्कशन करें। तो इसमें पहली बात ये हो गई कि 130 दिन के बाद एटलीस्ट उनको मिलना चाहिए, ठीक है, कम से कम। और एक साल में नेशनल असम्बली कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं। नेक्स्ट ये है कि दोस्तों जो नेशनल असम्बली का जो सेशन होता है वो कौन समन करता है, वो प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान के हैं वो समन करते हैं, वो बुलाते हैं अकॉर्डिंग टू द अंडर द आर्टिकल 54(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 54 है उसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल असम्बली का
जो है वो सेशन सबमिट करते हैं, वो बुलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो नेशनल असम्बली का जो सेशन है वो स्पीकर भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। कि अगर नेशनल असम्बली के 1/4 मेंबर रिक्वेस्ट करते हैं कि एक सेशन बुलाया जाए, एक सेशन रखा जाए, सारी मीटिंग हो, तो नेशनल असम्बली के जो स्पीकर हैं दोस्तों वो जो होगा सेशन वो समन करेंगे, ठीक है, नेशनल असम्बली का बुलाएंगे। और इसमें ये है फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड्स है हमारे पास पावर्स ऑफ नेशनल असम्बली के फंक्शन और पावर्स के हैं नेशनल असम्बली के। तो नेशनल असम्बली के पास दोस्तों जो पावर है वो है एक फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो फेडरेशन की दोस्तों जो फाइनेंसेस है ना उनको कंट्रोल करती है। फाइनेंसेस को जो कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है? नेशनल असम्बली के पास होता है। नेक्स्ट इसके पास पावर है एग्जेक्टिव को कंट्रोल करने की, कि जो एग्जेक्टिव है पाकिस्तान के अंदर, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी जो कैबिनेट होती है उसको एग्जेक्टिव कहते हैं। तो वो कंट्रोल कौन करती है? वो नेशनल असम्बली करती है। क्यों, कैसे? क्योंकि दोस्तों जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कैबिनेट होती है, वो बेसिकली कहाँ से चूज़ की जाती है? वो बेसिकली नेशनल असम्बली से ही बिलोंग करती है। वो पर्सन नेशनल असम्बली का मेंबर भी होता है, एमएनए भी होता है और मिनिस्टर भी होता है। तो वो दोनों जो होता है ना वो होल्ड कर रहा होता है। तो इस तरह करके वो चूज़न कहाँ से होता है? नेशनल असम्बली से होते हैं वो मिनिस्टर्स सारे। तो इस तरह करके जो होती है ये नेशनल असम्बली वो उनको कंट्रोल करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो ये है कि जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल असम्बली से ही ओरिजिनेट हो सकता है। इसके पास ख़ास पावर है लेजिस्लेटिव पावर, कि जो मनी बिल ओरिजिनेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल असम्बली से ही ओरिजिनेट हो सकता है। वो सेनेट से नहीं हो सकता, वो अपर हाउस से नहीं हो सकता, ठीक है। और जैसे जब ये पास हो जाएगा नेशनल असम्बली से तो वो जो बिल है वो सेनेट को ट्रांसमिटेड नहीं किया जाएगा। वो ज़रूरत नहीं होगी कि वो जो है सेनेट को ट्रांसमिट किया जाए, सेनेट को फॉरवर्ड किया जाए, वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हाउएवर कि वो जो है उसके ऊपर सजेशन दे सकते हैं सेनेट वाले, बट वो उसके ऊपर कोई डेड लॉक या उसको रोक नहीं सकते, ठीक है ना। मनी बिल की जो है वो सारी की सारी अथॉरिटी नेशनल असम्बली के पास है, ठीक है ना। तो वो सेनेट को ट्रांसमिट करना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, नहीं किया जाता उनको ट्रांसमिट। और फिर उसके बाद दोस्तों जो होगा वो बिल, मनी बिल प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट की एसेंट होगी, प्रेसिडेंट अपनी एसेंट देगा और वो उसके ऊपर साइन करेगा, तो फिर वो बिल जो होगा दोस्तों लॉ बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नेशनल असम्बली की परमिशन के बगैर, विदाउट द परमिशन ऑफ नेशनल असम्बली, गवर्नमेंट कोई भी जो है टैक्सेस उनको अलाउड नहीं कर सकती। गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस अलाउड करेगी उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जो है नेशनल असम्बली से कंसल्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट मीन्स दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी जो कैबिनेट है उसको गवर्नमेंट कहा गया है। गवर्नमेंट के दोस्तों दो मतलब है, ये अपनी याद रखना है। एक तो गवर्नमेंट का ये हो गया प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट जो हुकूमत होती है, एक तो ये गवर्नमेंट होता है। दूसरी जो गवर्नमेंट होती है जो हमने डिस्कस किया फर्स्ट में, वो भी उस गवर्नमेंट में क्या आता है, इसमें एग्जेक्टिव आती है, लेजिस्लेटिव आती है आपकी, और जुडिशरी आती है, वो भी एक गवर्नमेंट बनाती हैं। तो ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों जो है वो है सेनेट। इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो सेनेट एक अपर हाउस है, अपर लेजिस्लेटिव बॉडी है। हमें पाकिस्तान पता है कि उसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। एक सेनेट है और दूसरा नेशनल असम्बली है। तो ये दोनों जो सेनेट है वो नेशनल असम्बली के साथ मिल के पार्लियामेंट बनाती हैं पाकिस्तान की, जिसको मजलिस से शूरा कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 59 के तहत पाकिस्तान में के तहत इसको पावर्स ग्रांट की गई हैं, ठीक है। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 ईयर्स, उसका 5 ईयर्स था। और इसमें यह है कि दोस्तों जो 1/2 मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, हर 3 साल बाद दोस्तों जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। मीन्स इसमें ये कि पाकिस्तान की अगर सेनेट की बात की जाए तो 104 मेंबर्स है, 104। तो 52 मेंबर्स दोस्तों क्या होंगे, 3 साल बाद हाफ जो है मीन उनका जो ड्यूरेशन, टोटल तो 6 ईयर्स है, लेकिन 3 साल बाद हाफ जो ड्यूरेशन के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। फिर तीन जो होंगे मीन वो न्यू मेंबर्स आएंगे, 52 मेंबर्स, हाफ मेंबर्स न्यू आएंगे। तो फिर नेक्स्ट ईयर्स में क्या होंगे, जो न्यू आए थे वो तो रहेंगे, उन्होंने अपने 3 साल पूरे करने हैं। जो रह गए थे ना, जो नहीं हुए थे, वो फिर रिटायर हो जाएंगे, फिर उनकी जगह न्यू आएंगे। तो इस तरह करके 6 जो होता है, हर जो होता है मेंबर वो 6 ईयर पूरे करता है। बट इसमें यूँ कि 3 साल बाद हर न्यू इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना।
तो ये इसका कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि 3 साल बाद जो होते हैं वो 52 मेंबर्स चेंज होते हैं, ठीक है। मीन्स एक 3 साल बाद, क्योंकि पहले ए 52 हैं, ठीक है ना, तो 52 मेंबर्स चेंज हो जाएंगे, तो न्यू आएंगे, फिर एक रिमेनिंग वाले हैं, फिर अगले 3 साल बाद जो रिमेनिंग वाले थे वो दोस्तों क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे और न्यू वाले वैसे रहेंगे, ताकि उनके 6 ईयर्स पूरे हो जाएं। तो इस तरह हर मेंबर 6 ईयर्स पूरे करता है, तो ये ना एक साइकिल चला रहता है, ठीक है, 6 ईयर्स का। नेक्स्ट है कंपोजिशन में, तो 104 इसके मेंबर्स हैं। हर प्रोविंस को जहाँ पे देखें तो फ्रेंड्स आपको ना इक्वालिटी नज़र आएगी। इक्वालिटी मीन हर मेंबर्स दोस्तों जो होंगे ना, हर प्रोविंस के जो मेंबर्स होंगे वो इक्वल होंगे ना, तो इक्वलेंट सीट्स है हर प्रोविंस के लिए। ये नहीं है किसी से पंजाब के लिए ज़्यादा सीट्स हो, बलूचिस्तान के लिए कम हो, नहीं, यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। जैसे नेशनल असम्बली में पॉपुलेशन की बेस पे सीट्स अलॉट होती हैं, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर प्रोविंस को इक्वलेंट सीट्स हैं, चाहे उनकी पॉपुलेशन कम हो या ज़्यादा हो, ताकि वो जो इशू है, वो जो गैप है ना, कंपनसेट हो सके। तो 4 प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं, तो हर प्रोविंशियल असम्बली में दोस्तों क्या है कि 23 मेंबर्स दोस्तों जो है ना, वो हर रिस्पेक्टिव प्रोविंस से आएंगे, 23 मेंबर्स, ठीक है, वो इलेक्ट होके आएंगे। और बाकी दोस्तों तो टोटल दोस्तों 104 मेंबर है ना, तो 23 हर प्रोविंस से आ रहे हैं, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करें, 2 4 8 80 और वो 12 92 ये हो देंगे 92। बाकी जो मेंबर्स होंगे, क्योंकि टोटल तो 104 हैं, तो 92 92 ये हो गए हैं, क्योंकि 23 हर प्रोविंस से आ रहे हैं, तो जब 4 प्रोविंस से आएंगे तो 92 हो जाएंगे। बाकी जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं तकरीबन 12 मेंबर्स, वो कहाँ से आएंगे, वो बाकी जो अदर मेंबर्स हैं वो आएंगे नेशनल असम्बली से। जो फेडरल कैपिटल वहाँ से 8 मेंबर्स आएंगे, सो नेशनल असम्बली से नहीं आएंगे, फेडरल कैपिटल से आएंगे, जो कैपिटल है इस्लामाबाद, वहाँ से 8 मेंबर्स वहाँ से आएंगे, 8 मेंबर वहाँ से आएंगे, और बाकी जो 4 मेंबर्स हैं वो फाटा से आएंगे, जो ये है फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया। तो इस तरह के जो 12 हैं रिमेनिंग मेंबर्स वो इस तरह पूरे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करें, ये आप देख सकते हैं, ये में हमने लिखा हुआ डिटेल में कि बलूचिस्तान के 14 जनरल सीट्स हैं, 4 टेक्नोक्रेट हैं, 4 वुमेन के लिए और 1 नॉन मुस्लिम के लिए। तो इस तरह करके एक प्रोविंस के कितने हो गए, 23 हो गए, ठीक है, 23। इसी तरह खैबर KP के भी 23, सिंध के भी 23, पंजाब के भी 23। अब फाटा की बात करें, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, वो थोड़ा सा आई थिंक इंटरमिक्स हो गया, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है जो ट्राइबल एरिया है फाटा, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, उसके जो मेंबर हैं वो हैं 8 जनरल सीट्स हैं, तो 8 ही हो जाएंगे। और इस्लामाबाद जो कैपिटल टेरिटरी है वहाँ से कितने आएंगे, 4 आएंगे, 2 जनरल सीट्स पे, 1 टेक्नोक्रेट और 1 वुमेन। तो इस तरह करके इसके 4 बनेंगे और ऊपर वाले के 8। तो ये टोटल आपको नज़र आ रहे हैं 104 बन जाएंगे, 92 वो वाले और 12 ये वाले, तो इस तरह 92 और 12 104 हो जाएंगे, ठीक है। तो जनरल सीट्स की बात करें तो जनरल सीट्स टोटल जो है 66 है, टेक्नोक्रेट्स टोटल से 17 है, वुमेन की जो सीट्स हैं वो टोटल 17 है, और नॉन मुस्लिम टोटल कितने हैं दोस्तों, 4 है। हर प्रोविंस में से एक नॉन मुस्लिम की सीट होगी जो रिज़र्व्ड होगी, ठीक है। तो इस तरह करके दोस्तों ये 104 मेंबर्स पूरे होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो जो सेनेट का जो हेड होता है उसे कहते हैं चेयरमैन को जो असिस्ट करता है वो होता है डिप्टी चेयरमैन, जो उसके सबऑर्डिनेट होता है। और ये सेनेट की जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें सिलेक्ट किए जाते हैं कि चेयरमैन कौन होगा और डिप्टी चेयरमैन कौन होगा। और अगर प्रेसिडेंट की एब्सेंस है, प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, तो उसकी एब्सेंट में दोस्तों क्या होगा, उसकी एब्सेंस में चेयरमैन जो होगा सेनेट का वो वर्क करेगा एज द प्रेसिडेंट। मतलब अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है या कुछ इशू आ गया है तो वो काम नहीं कर पा रहा, तो उसकी एब्सेंस में चेयरमैन विल एक्ट एज आ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, सेनेट का अगर हम देखें पर्पज़ क्या है, मैंने आपको पहले बताया, इसमें है इक्वालिटी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दीजिए तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को। तमाम जो फेडरेटेड यूनिट्स हैं, मीन्स जो चारों प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं, चारों प्रोविंसेस हैं, 4 सूबे हैं, उन सब को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाए। तो ये सेनेट का मेन इसका जो है ना पर्पज़ है। जबकि आप जैसे बात करें नेशनल असम्बली में तो उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन ही है, उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो है ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन, जिसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसकी उतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है। वहाँ पे इक्वली हर प्रोविंस की नहीं है, ठीक है ना। वहाँ के जो मेंबर्स आएंगे जिसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसके उतने ज़्यादा मेंबर्स आएंगे, बट यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे पंजाब के भी इतने मेंबर्स हैं 23 और बलूचिस्तान के भी 23 हैं, ताकि दोनों बराबर हो सकें, किसी के जो राइट्स हैं वो उसके इशू ना हो, सबको इक्वल राइट्स दिए जाए।
ठीक है। नेक्स्ट है सेशन ऑफ सेनेट। तो फ्रेंड्स इसमें होते हैं सेशन स्केजुअल, मींस ना जो सेनेट है उसके सेशन होते हैं, उस स्केजुअल रखा जाता है ना। तो प्रोविंशियल दोस्तों जो होता है कैलेंडर होता है, उसमें पार्लियामेंट्री ईयर में जो हर ईयर के दोस्तों, तो इसमें फ्रेंड्स ये होता है कि एक प्रोविंशियल जो सेशन का कैलेंडर होता है ना, हर पार्लियामेंट्री ईयर के लिए वो प्रोवाइड किया जाता है। मतलब हर साल में, हर ईच ईयर में एक फ़र्स्ट सेशन होता है उसमें, और उसमें कैलेंडर प्रोवाइड किया जाता है। तो इस जो ये कैलेंडर होता है, जो प्रोविजनल कैलेंडर होता है जो कि पार्लियामेंट प्रोवाइड करती है, तो इसको कहते हैं सेशन स्केजुअल, ठीक है। जो कि गवर्नमेंट से कंसल्ट करने के बाद चेयरमैन सेनेट से, जो सेनेट के जो चेयरमैन हैं उससे कंसल्टेशन करने के बाद प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये सेशन जो स्केजुअल है सेनेट के सेशंस का, ये प्रोवाइड किया गया, ये नीचे एग्जांपल दी हुई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह के सेशन स्केजुअल होते हैं, ठीक है। क्या आपको समझ आ गई होगी कि हर साल में दोस्तों फर्स्ट जब सेशन होता है तो वहाँ पे कैलेंडर प्रोवाइड किया जाता है। चेयरमैन जो होता है सेनेट का, वो कंसल्ट करता है गवर्नमेंट के साथ, और इस तरह के एक स्केजुअल बनाया जाता है कि इस डेट को इस तरह हमारा जो होंगे वो सेशन होंगे सेनेट के। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ समनिंग, डेट ऑफ प्रोमोगेशन 12 मार्च, 20 अप्रैल, ठीक है, 14 मई, 20 जून, तो सॉरी जुलाई, 20 जुलाई। तो इस तरह करके सारा ये लिखे हुए हैं कि किस डेट को सेशन होगा, और वो डेट मेंशन की हुई है, डे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, और सेशन नंबर कौन सा है और कितने वर्किंग डेज में होगा। तो ये सारा सेशन स्केजुअल है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो इसमें जो सेनेट की दोस्तों क्वालिफिकेशन है उसके लिए ये है कि उसको पाकिस्तान का सिटीज़न होना पड़ेगा, और उस जिस प्रोविंस से वो आ रहा है तो उस प्रोविंस का सिटीज़न होना चाहिए। जैसे मैंने बात की थी नेशनल असम्बली में, तो इसी तरह इसमें भी यही है कि अगर उसने पंजाब का सेनेटर बनना है तो उसको पंजाब का सिटीज़न होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसकी जो एज है वो 30 ईयर से कम ना हो, उसको 30 ईयर से ज़्यादा उसकी एज होनी चाहिए, ठीक है। और वो जो वोटर की जो क्वालिफ़िकेशन होता है उसको पूरा उतरना चाहिए, मतलब वो वोटर एज द उसको रजिस्टर हो जिस प्रोविंस से वो बिलोंग करता है, ठीक है। तो वहाँ से वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, वहाँ पे वो उस इलेक्शन सीख करना चाहता है, तो उसको पास वो सारी क्वालिफ़िकेशंस प्रिस्क्राइब जो की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो उसको मीट करता हो, वो उसके ऊपर पूरा उतरता हो, ठीक है ना। तो इस तरह करके वो फिर इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते। तो इस तरह करके फ्रेंड्स जो आर्टिकल नंबर 62 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो क्वालिफिकेशन बताई गई हैं एक वोटर की क्या क्या क्वालिफिकेशन होंगी। तो वो जिस प्रोविंस से, जिस एरिया से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, तो वो उन क्वालिफिकेशंस को पूरा करता हो, ठीक है। नेक्स्ट उसका करेक्टर गुड हो, एडुकेट, उसके पास नॉलेज हो इस्लाम की टीचिंग के बारे में, उसको हो ना हो, उसको पता हो उस चीज़ का नॉलेज हो, इल्म हो, और वो एक प्रैक्टिस करता हो जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ हैं इस्लाम की, जो फ़र्ज़ हैं, जैसे नमाज, ठीक है, ज़कात, रोज़ा, हज। तो जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ हैं वो उनको प्रैक्टिस करता हो, वो उनको पूरा करता हो, ठीक है, जो इस्लाम ने प्रिस्क्राइब की गई हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है, ठीक है, जो कि सेनेटर बनता है, तो वो उसके पास गुड एथिक्स हो और उसकी मॉरल वैल्यूज़ अच्छी हों, ठीक है ना। नॉन मुस्लिम या कोई माइनॉरिटी में से बनता है तो उसके केस में क्या होगा कि उसकी एथिक्स देखी जाएंगी, उसकी मॉरल वैल्यूज़। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब अगर कोई पर्सन मेंबर है पार्लियामेंट का, तो वो किस बेस पे डिस्क्वालीफाई हो सकता है, तो उसको क्वालिफाई किया जा सकता है कि अगर वो अनसाउंड माइंड हो, उसका माइंड ठीक ना हो, मेंटली ठीक ना हो, मेंटली साइकोलॉजिकली उसका इशू हो, अनसाउंड हो, ठीक है, इनसेन हो। नेक्स्ट है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब उसको कोई चार्ज लगा हो, कोई एलिगेशन लगे हो, करप्शन हो, ग्रॉस मिसकंडक्ट हो, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। नेक्स्ट है अगर वो पर्सन फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को अक्वायर करता है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मीन वो सिर्फ पाकिस्तान का सिटीजनशिप हो, उसके पास फॉरेन कंट्री की उसके पास सिटीजनशिप ना हो, वो अक्वायर ना, डुअल सिटीजनशिप ना हो उसके पास। नेक्स्ट ये है कि अगर वो किसी और ऑफिस प्रॉफिट ऑफ ऑफिस के जो है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड करता हो, मतलब दो ऑफिस उसके पास जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, तो वो भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। एक वक्त में सिर्फ एक ही ऑफिस वो होल्ड कर सकता है जो कि सेनेटर का है, कोई और ऑफिस वो होल्ड ना करता हो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, ठीक है ना, पाकिस्तान की सर्विस में जो जो कि लॉ ने डिक्लेयर किए। बाकी है अगर उसने कोई कन्विक्शन की हो, कोई क्राइम किया हो, क्राइम में कन्विक्ट हो, ठीक है, जो है लाइक उस पर कोई इम्प्रिजमेंट की गई, इम्प्रिजमेंट हो, कोई जेल की गई हो, मीन उसको कोई सज़ा दी गई हो, ठीक है,
फॉर अ टर्म ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स, 2 साल से कम जो है ना, मीन एटलीस्ट उसकी कोई कोई इसने कोई क्राइम किया था उसको वो तो इस तरह करके फ्रेंड्स, अगर वो किसी भी ऑफेंस में इन्वॉल्व है, कन्विक्शन किया है उसने, मॉरल ऑफेंस है या सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट है, उसको कोई जेल हुई है, और ये है कि जेल उसको 2 साल हो या 2 से 10 साल हो, 2 से कम हो तो फिर वो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। नॉट लेस देन 2 ईयर्स, 2 साल 2 साल से ज़्यादा उसकी इम्प्रिजमेंट हो, उसको जेल में डाला गया हो, वहाँ पे रहा हो, तो फिर भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये सारी डिस्क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट फ्रेंड्स है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। अब इसका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है पार्लियामेंट का ना, वो अब देखते हैं। तो बिल क्या होता है दोस्तों, वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट किया जा सकता है, और वो जब एक हाउस में से बिल ओरिजिनेट होगा तो वो दूसरे हाउस में ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। मीन अगर अपर हाउस से ओरिजिनेट हुआ है तो वो लोअर हाउस की तरफ चला जाएगा, सेनेट से हुआ है तो वो नेशनल असेंबली की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह करके इसका प्रोसीजर है, ठीक है। और अगर एक जो बिल है वो दूसरे हाउस में चला गया, ठीक है, ओरिजिनेट जिस एक हाउस से ओरिजिनेट हुआ है फिर दूसरे हाउस में चला गया, तो दूसरे हाउस ने भी क्या किया है, उसके ऊपर कंसेंट दे दिया है, उसके ऊपर कोई उसके ऊपर उसको पास कर दिया है, उसके ऊपर मीन कोई उसको इशू नहीं बना, वो भी जो है उसको रीडिंग करने के बाद उसकी कंसेंट मिल गई है 2/3 मेजोरिटी के साथ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगर दूसरे हाउसेज ने भी उसे पास कर दिया बगैर किसी अमेंडमेंट के, तो वो फिर बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए प्रेसिडेंट उसके ऊपर एसेंट देगा, अपना साइन करेगा, तो इस तरह करके वो फिर लॉ बन जाएगा। नेक्स्ट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर जो बिल ट्रांसमिट किया गया दूसरे हाउस को, ठीक है, तो अगर वो बिल पास नहीं होता 90 डेज़ में, ठीक है, 90 डेज़ 3 महीनों में अगर वो पास नहीं होता या रिजेक्ट कर लिया जाता है, तो फिर क्या होगा, फिर उस दोस्तों ये होगा कि डेडलॉक हो जाएगा दोनों हाउसेस के दरमियान, कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, एक टसल सा हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, डेडलॉक की सिचुएशन में ये होगा कि एक जॉइंट सिटिंग होगी, प्रेसिडेंट सेशन समन करेंगे, सेशन बुलाएंगे, सेशन कॉल करेंगे, प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस का जो होगा सेशन होगा, जॉइंट सिटिंग होगी, मीन दोनों को ज्वाइन करके एक सेशन रखा जाएगा, ठीक है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द हाउस इन विच द बिल वाज ओरिजिनेटिंग। मीन जिस हाउस से बिल ओरिजिनेट हुआ था वो रिक्वेस्ट करेगा, एक रिक्वेस्ट करने के बाद दोनों हाउसेस में क्या होगा दोस्तों, एक ज्वाइंट सिटिंग होगी, डिस्कशन होगी, और एक सोल्यूशन पे पहुंचना जाएगा। जैसे दो भाई लड़ पड़ते हैं तो तीसरा बंदा आता है, वो दोनों की मीटिंग करवाता है, दोनों की सुनता है बातें, और फिर एक सोल्यूशन निकालता है, और इस तरह एक बात को मनवाई जाता है, ठीक है ना। तो सेम यहाँ पे भी ये केस होगा, दोनों हाउसेज हैं, दोनों हाउसेज में डेड लॉक आ गया है, एक हाउस जहाँ से बिल ओरिजिनेट हुआ है वहाँ दूसरे हाउस में गया है, तो दूसरे हाउस ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो 90 डेज़ के बाद फिर वो सारा कुछ ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर बिल अब जाके दोनों हाउस से पास हो गया, अब वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। अब अगर प्रेसिडेंट उस बिल को एसेंट नहीं देता, प्रेसिडेंट को लगता है कि ये बिल ठीक नहीं है, रॉन्ग है, या इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो वो इसको वीटो कर सकता है एक दफ़ा, ठीक है। वो क्या कर सकता है, वो प्रेसिडेंट वो उस बिल को रिटर्न कर देगा पार्लियामेंट में, और अपना मैसेज साथ देगा कि रिक्वेस्ट करेगा कि ये बिल जो है इसको रिकन्सिडर किया जाए, और इसके अंदर ये अमेंडमेंट मैंने स्पेसिफाई किए हैं उस मैसेज के अंदर, ये अमेंडमेंट्स लाए जाएँ, ठीक है ना। तो वो एक दफ़ा उसके पास है चांस कि वो उस बिल को रिटर्न कर सकता है प्रेसिडेंट को, वो अपनी उसने असेंट देने तो जाके वो लॉ बनेगा, बगैर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के तो वो नहीं बनेगा। तो वो इस तरह करके उसको रिटर्न करेगा, और उसमें अमेंडमेंट्स सजेस्ट करेगा, और अपना मैसेज देगा कि ये अंदर आप इनके अंदर चेंजेस लेके आएँ, ठीक है, उसको रिकन्सिडर करें। तो फिर ये होगा। अब फिर वो बिल गया हाउस में दोनों में, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ने भेज दिया, तो अब बिल दोबारा से पास हो गया, ठीक है ना। अब बिल उनकी मर्ज़ी है पार्लियामेंट वालों की, वो उस पर अमेंडमेंट करें या ना करें, ठीक है ना। तो अब यह उनकी, अगर उनको अच्छा लगा तो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट कर ली, अगर ना लगा तो ना की। तो अब दोबारा से बिल पास हो गया है विद और विदाउट अमेंडमेंट, ठीक है, बाय मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स। दोनों हाउसेज की जो मेजोरिटी है उन्होंने दोबारा पास कर दिया जैसे पास किया था। तो इस दफ़ा क्या होगा, प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी पड़ेगी 10 डेज़ के अंदर अंदर। अब वो वीटो नहीं कर सकता, उसके पास सिर्फ एक चांस था वीटो करने का, वो उसको रिटर्न कर दिया था। अब दोबारा जब वो बिल दोबारा से पास होकर आ गए मेजोरिटी के साथ, तो इस दफ़ा प्रेसिडेंट चाहते हुए या ना चाहते हुए उसने, प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान का है उसको अपनी एसेंट देनी पड़ेगी, वो साइन करेगा तो वो लॉ बन जाएगा। तो 10 डेज़ के अंदर वो कंसिडर उसकी एसेंट कंसिडर कर ली जाएगी, अगर वो ना भी देगा तो भी उसकी कंसिडर कर ली जाएगी। तो ये सारा दोस्तों है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा कि बिल कैसे आता है एक हाउस से फिर दूसरे हाउस से, डेडलॉक हो तो फिर कैसा होता है, फिर प्रेसिडेंट अगर अपना वीटो दे दे तो फिर क्या होता है, उसके पास एक चांस होता है, और फिर एट द लास्ट कैसे वो लॉ बनता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारे पास हमने देखा पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट देखा कि किस तरह दो हाउसेज होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट देखा, उनके पावर्स, क्वालिफिकेशंस। उम्मीद करता हूँ ये आपको सारा समझ आ गया होगा, आपके माइंड में बैठ गया होगा। सारी मैंने पावर्स भी बताई, आपको लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी बताया। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड बेल आइकन, हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको आपका कोई कमेंट है, आपका कोई सजेशन है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। सो फ्रेंड, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑफ योर फैमिली, वर्क हार्ड, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।